2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बनारस में आचार संहिता का सख्ती से पालन होगा। एक हफ्ते पहले ही सभी राजनीतिक दलों से मीटिंग करके उन्हें समझा दिया गया है और कहीं भी अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। को लेकर के चुनाव कब होंगे और व्यवस्थाएं क्या होंगी? जैसे ये एक विधानसभा हमारे मछली शहर की है, उसमें 25 मई को वोटिंग होगी और जो बाकी 7 विधानसभा है जिसमें 2 चंदौली की और 5 जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र की है, इसमें 1 जून को मतदान होगी। क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी सर? अगर वाराणसी की बात करें, कितने मतदान केंद्र होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, क्योंकि दिव्यांगों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी? जैसा कि आज इलेक्शन डेट्स का नोटिफिकेशन हो गया है, सो उसके दृष्टिगत आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो रही है। सो आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जनपद में जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम और जो उड़न दस्ता टीम तत्काल प्रभाव से सक्रिय करा दिया गया और जो आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए जो पोस्टर्स बैनर्स जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लगी हैं वो सब हटा दिया गया। इसके अलावा जो अन्य टीमें हैं, जो मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समिति है और भी जो टीमें हैं वो सब हमने गठन कर लिया गया। इसके साथ साथ इस बार अगर मतदाताओं की अगर संख्या देखा जाए 30 लाख प्लस वोटर्स हैं इस बार वोट डालने जा रहे हैं। इसमें लगभग 52,000 के ऊपर हमारे जो प्रथम बार मतदान डालने के लिए 18 से 19 साल के जो नए युवा मतदाता हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। हमारे थर्ड जेंडर का भी 150 के ऊपर मतदाता इसमें शामिल है और इस बार जो मतदान केंद्र को बहुत वोटर फ्रेंडली और वो बनाने का हम लोगों का प्लानिंग है और आपके माध्यम से भी अपील रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। सर, पार्टियों को क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, ये आदर्श आचार संहिता जो पहले से ही सबको बता दिया गया, मेरे द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों की 1 सप्ताह पहले मीटिंग बुलाकर उनको भी समझा दिया गया है। इसमें किसी प्रकार के, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग देखे होंगे, जो हेट स्पीचेस या पर्सनल जो बातें हैं वो नहीं होना चाहिए। कोई धार्मिक आधार पर या उस पर आधारित वोट नहीं मांगना चाहिए और भी जो गाड़ियों को कैसे कितने गाड़ी प्रयोग कर सकते हैं, कितने झंडा लगा सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज़ करने का क्या नियम है, ये सब उसमें डिटेल में प्रिस्क्राइब्ड है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी जो FAQs के रूप में भी अवेलेबल है। सर, प्रधानमंत्री जी नॉमिनेशन करने के लिए नहीं, 2019 में भी नॉमिनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी का यहीं पे हुआ है और उनके जो सुरक्षा के दृष्टिगत या अन्य व्यवस्थाओं के दृष्टिगत सारी तैयारी हम लोग करा लेंगे। सर, पॉलिटिकल वोटिंग मैट्रिक्स लगे, कब तक पूरी कर दिया है? नहीं, इसमें जो वैसे 72 घंटे का टाइम रहता है, आज आपने भी देखा होगा तुरंत हमारे टीम सक्रिय हो गए हैं। यदि और कोई जगह जो बचा हुआ हो तो ये कल तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। सर, जो लोग असलहे वगैरह रखते हैं उनको जमा करने कैसे क्या? ये स्क्रीनिंग कमेटी एक गठित है और असलाहों के लिए केस टू केस बेसिस हम लोग चेक करेंगे और यदि एग्जाम्पशन चाहते हैं तो उन अपना कारण वो बताएंगे कि फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई। गाड़ियों ब्लैक के साथ झंडा जो लगा सकते मॉडल कोड में जैसा कि अलाउड है, वो स्वेच्छा से वो एक झंडा और एक स्टिकर तो अपना लगा सकता है, बट उसका सूचना जो है RO को उनको देना रहेगा कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 प्रकार की होगी, एक जब कैंडिडेट बनने के बाद वो खर्चे में जब जुड़ेगा, उसके पहले वो परमिशन लेके अपने गाड़ी में लगा सकते हैं। वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए कुछ? वोटिंग परसेंट पिछली बार भी हमारा 60% के आसपास ही रहा। इस बार बढ़ाने के लिए हमने विशेष रूप से प्रयास किया। जो लो वोटर टर्नआउट बूथ है, मैं स्वयं भी उसमें भ्रमण किया था, हमारे अधिकारियों की टीम भी भ्रमण किए थे, उसमें केस स्टडी भी किया था। और यहाँ कुछ लोग जो गांव में बाहर रहते हैं, जैसे मुंबई वगैरह में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा वोट लिस्ट से नाम ना कटें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार उनका एक बुलाने के लिए, विशेष रूप से बुलाने के लिए एक बुलावा अभियान भी हम लोग कराएंगे। परिवार के माध्यम से वहाँ की लोकल
जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से भी एक प्रयास होगा कि वो लोग भी आके अपना वोट यहाँ पे मतदान स्थल पर क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव है यहाँ पे, तो ऐसे में काफ़ी गर्मी का समय रहेगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था तो गर्मी के समय रहेगा। मेनली उनके लिए पेयजल की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, और जो सीएमओ की तरफ से भी हम लोग वहाँ पे जो गर्मी से रिलेटेड कुछ स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों को भी सामने करने के लिए हमारा पूरा तैयारी रहेगी। सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं और जो घूम पे नहीं जा सकते उनके लिए क्या है? वैसे भी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऑप्शन वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन देता है, जो हमारे दिव्यांग मतदाता और 80+ वोटर्स का। बट वो लोग खुद भी चाहते हैं कि कई बार मेरे इंटरेक्शन में भी ये बात आई थी कि हम भी वहाँ पे आना चाहेंगे। सो उनके लिए बैठने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, और उनको प्रायोरिटी क्यू का भी वो रखेंगे कि वो तुरंत जाके अपना वोट डाल के वो फ्री हो सकें। सर, अगर बात की जाए तो दिव्यांग जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? दिव्यांगजन के लिए एक तो घर से वोटिंग करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा हम हर एक बूथ पे जो जहाँ जहाँ दिव्यांग मतदाता है हमारे, वहाँ पे एक वॉलंटियर भी रखेंगे और व्हील चेयर का भी प्रोविज़न देंगे। यदि आवश्यकता हो उनको घर से वहाँ तक लाने का भी हम कम्यूटेशन का भी व्यवस्था रखेंगे, ताकि वो आके अपना एक वोट कर सकें और एक मैसेज संदेश समाज के लिए भी देंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये दो है, एक तो अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं है ये ज़रूर देख लें, और ये जो एक 60% के ऊपर ना जाने का एक है जो वोटिंग परसेंटेज, उसको बढ़ाने के लिए हम सब मिलके इस बार उसको कम से कम 10% हमको बढ़ाना चाहिए। ये 70% हमें इसको ले जाना चाहिए। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।